हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले आई थिंक मैंने 14 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो आप उसको जाके मेरे चैनल से यानी इट्स फॉर जुडिशरी चैनल से आप उसको जाके कवर कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू कि आप उसको करिए, ठीक है, क्योंकि मतलब उससे आपको बेसिस पता लगेगा कि बेयर एक्ट पढ़ना कैसे है और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो आप उसको जाके वहाँ से एक बार कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने मतलब BNS और BSA यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों ऑलरेडी पूरा कवर करा लिया है। तो आप उसको भी जाके मेरे चैनल से बढ़िया प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको पूरा वो मतलब लिस्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो एंड आई विश कि अच्छी चल रही हो। इसके अलावा हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं, अपनी आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको ये समझ में आए। तो आज हम अपना सेक्शन 223 यानी चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम 16 यानी हमारा चैप्टर नंबर 15 तक ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर ऑलरेडी कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेफिनेशन क्लॉज हो गया, ठीक है, और उसके बाद जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल कोड्स हो गया। इसके बाद जो पावर्स होती हैं हमारी मजिस्ट्रेट की, हमारी कोर्ट्स की, उनको इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर की जो पावर्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि कब किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद की प्रोसीजर क्या हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्वायरी क्या है, और मतलब एक तरफ से हमने अपनी प्रोसीडिंग का इनिशिएशन भी स्टार्ट कर ही दिया था हमारे पिछले क्लास में। तो आज हमको कंप्लेन स्टार्ट करना है। और कंप्लेन एक इनिशिएशन होता है ऑफ द किसी भी केस का, है ना, किसी भी क्रिमिनल केस का को अगर इनिशिएट करना है तो एज अ कंप्लेन, मतलब कंप्लेन के साथ भी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर देना चाहो तो जो हमारा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये हमारा प्रेसिडेंट एसेंट इनको दिए थे 25 दिसंबर 2023 में, और इसका जो इन्फोर्समेंट था वो हुआ था हमारा 1 जुलाई 2024 को। यानी 1 जुलाई 2024 को ये हमारे पूरे इंडिया में यानी पूरे होल टेरिटरी ऑफ द इंडिया में ये एप्लीकेबल हो गया था। जैसा कि हमको ऑलरेडी पता है कि पहले जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई होता था, लेकिन आफ्टर 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी हमारे जनरल लॉज होते हैं, जितने भी हमारे जनरल कोड हैं, वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लगा है ना। तो हमारा BNSS भी जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है। तो यहाँ तक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें कवर कर लिया है, बहुत ही छोटे फॉर्म में, बहुत ही कीवर्ड्स में, और बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं, ज़्यादा इधर उधर का नहीं, पॉइंट टू पॉइंट इसमें कवर किया गया है। तो अब क्लास को डिले ना करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के प्रोविजंस के पास। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्लेन, चैप्टर नंबर 16। तो सबसे पहले तो ये हमारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीधा पूछते हैं कि कंप्लेन की प्रोसीडिंग्स कहाँ दी हुई हैं। तो कंप्लेन की प्रोसीडिंग्स कहाँ दी हुई है? चैप्टर नंबर 16 में। और कंप्लेन हमने हमारे क्या कहते हैं उसमें डेफिनेशन क्लॉज में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि जो कंप्लेन होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट को किया जाता है ना। तो इसके लिए तो कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए कि कंप्लेन हमेशा किसी भी मजिस्ट्रेट को किया जा सकता है। कंप्लेन कभी भी पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं किया जा सकता है। आप कंप्लेन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका इनिशिएशन हो गया या उसकी प्रोसीडिंग्स हो गई, वो कभी भी पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं होती है। तो पुलिस ऑफिसर हमारा FIR से डील करता है और जो कंप्लेन होता है वो मजिस्ट्रेट
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने अगर डेफिनेशन क्लॉज में अगर हम इसको देखना चाहें तो हमारा जो ये है कंप्लेन है, ये हमको दिया हुआ है 2H में, है ना, 2H में कहाँ गया, हाँ, तो 2H जो कि हमारा CRPC 2D में होता था कंप्लेन। तो वहाँ से अगर हम कंप्लेन का डेफिनेशन देखें तो कंप्लेन इज़ अ ओरली और रिटन, मतलब ओरली तो यहाँ नहीं बोला गया है, वर्बली बोला गया है। तो कंप्लेन इज़ अ वर्बली और रिटन एलिगेशन जिसको कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर लगाता है, यानी एलिगेशन का मतलब आरोप, यानी जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आरोप लगाता है, चाहे वो वर्बली लगा रहा हो चाहे अदरवाइज में रिटर्न भी आ जाता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी आ जाता है। तो इन बेसिस पे जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन पे किसी प्रकार का एलिगेशन लगाता है तो उसे कंप्लेन कहते हैं। अब मतलब एलिगेशन तो भाई सब लगा रहे हैं, FIR में भी एलिगेशन ही लगाया जा रहा है, बट ये एलिगेशन जब किसी मजिस्ट्रेट के सामने लगता है तब ये कहलाता है कंप्लेन, है ना। तो सीधा सीधा कि कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये कॉग्निजेबल केस पे होगा या नॉन कॉग्निजेबल, तो वो भी हम 2H अगर देखें तो उसमें ही हमको मिल जाता है कि जो कंप्लेन होता है वो कॉग्निजेबल केस के ऊपर भी लग सकता है और नॉन कॉग्निजेबल केस के ऊपर भी लग सकता है। मतलब चाहे हीनियस ऑफेंस हो चाहे पेटी ऑफेंस हो, छोटा मोटा ऑफेंस हो, उनके खिलाफ भी हम कंप्लेन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो पहला जो सीधा सीधा सा होता है कि सबसे पहला जो हमको मतलब मोड़ लेना चाहिए किसी भी केस में, तो वो होता है FIR। अब मान लो FIR में नहीं जाने का मन है, तब आप कंप्लेन में जाओ, लेकिन सबसे पहले FIR ही कराना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लेन की डेफिनेशन। आई होप कि आपको 2H समझ में आ गया हो। आप उसको एक बार 2H जाके कवर भी कर लीजिएगा, तो सेम टू सेम वही है। अब भाई कंप्लेन हमको समझ में आ गया कि मजिस्ट्रेट के सामने होता है। अब प्रोसीडिंग्स कैसे स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और कंप्लेन अगर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट का उसमें क्या क्या पावर्स होती है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 223 में। तो 223 जो कि हमारा CRPC में सेक्शन 200 हुआ करता था कभी, वो अब आ गया हमारा 223 में। तो सबसे पहले तो ये इंडेक्स बेस पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो अगर हम देखें या मतलब बताएं कि FIR मतलब जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जो FIR पुलिस ऑफिसर के सामने होती है और ये कंप्लेन होती है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ये हमको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं FIR प्रोसीडिंग्स में, सबसे पहले हमने FIR किया, FIR के बाद जो क्या कहते हैं वारंट रहता है या समन रहता है, वो दूसरे पर्सन को जाता है, यानी अक्यूज्ड जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन की है ना, उनके पास जाता है। उसके बाद फिर डायरेक्ट कोर्ट केस में जाता है, डायरेक्ट केस कोर्ट में जाता है ना, वहाँ पे फिर फलाना इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर कॉग्निजेंस लिया जाता है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें ये मतलब उसमें कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन नहीं होता है। मतलब अगर कोई आपके साथ मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्नि जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई हुआ, किसी का मर्डर हो गया, एक पर्सन गया पुलिस ऑफिसर के सामने, उसने अपना FIR लिखवाया, ठीक है। तो अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे जो इंसान जो विक्टिम है या जो विक्टिम के रिलेटिव्स हैं, उनसे तो एग्जामिनेशन नहीं करने जाएगा ना पुलिस ऑफिसर कि भैया पहले तुम बताओ, तुम अपना स्टेटमेंट दो कि कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारा मतलब तुम्हारे रिलेटिव का मर्डर हुआ है, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे सोसाइटी में किसी का मर्डर हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। FIR में किसी भी तरह की एग्जामिनेशन प्रायरली नहीं की जाती है, मतलब उसमें डायरेक्ट हमारा प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाता है। FIR हुआ, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट आया, पुलिस रिपोर्ट को फिर सबमिट किया गया, है ना, फिर उसके बाद कॉग्निजेंस हुआ, तो ये सीधा सीधा मामला चलता है। लेकिन जब बात हमारे कंप्लेन की आती है तो इसकी खीर थोड़ी उल्टी रहती है। कहने का मतलब है कि जब कोई पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के खिलाफ एलिगेशंस लगाते हैं और कंप्लेन फाइल करते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट,
तो इसमें सबसे पहले हमारे जो कंप्लेनेंट होते हैं, यानी जो पर्सन कंप्लेन कर रहे हैं, उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाता है। यानी डायरेक्टली एक्यूज्ड को नहीं बुलाया जाएगा, मतलब डायरेक्टली उस पर्सन को सीधा सीधा मजिस्ट्रेट नहीं बुला लेते हैं कि भैया आओ तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की गई है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले जो है, जो कंप्लेनेंट है यानी जो कंप्लेन कर रहा है, तो जो कंप्लेन कर रहा है उसको सबसे पहले यहाँ पे मतलब जब वो कंप्लेन देगा तो सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो वही चीज़ हमारा सेक्शन 223 यहाँ पे बता रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन while taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present if any। ठीक है, मतलब प्रेजेंट विटनेसेस अगर कोई प्रेजेंट है तो उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, उनका भी एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाएगा। And the substance of such examination shall be reduced in writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप कंप्लेंट कहाँ करने जाओगे, जिस मजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस के रिगार्डिंग उनका ज्यूरिडिक्शन होगा। ठीक है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट के उस मतलब उन मजिस्ट्रेट के सामने क्या करने जाएंगे, कंप्लेन। अब जब कंप्लेन कर रहे हैं तो ये इंश्योर किया जाएगा कि आप वो कंप्लेन ऑन ओथ करिए, मतलब बढ़िया आपको बाकायदा एफिडेविट लगाना है कि मैं फलाना ये मतलब इनके खिलाफ एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो जैसे एक ओथ दिया जाता है कोर्ट में, वो कोर्ट का प्रोसीजर है, तो उस हिसाब से पहले ओथ लिया जाएगा किससे, मतलब किसके द्वारा, जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा और जो विटनेसेस है उनके द्वारा। उनका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा और उस स्टेटमेंट पे और उस ओथ पे साइन होगी। पहली बात तो वो रिटर्न होगा, ठीक है, और दूसरा उस पर साइन होगी किसकी, एक कंप्लेनेंट की होगी या तो विटनेसेस, मतलब जो भी विटनेस है यहाँ पे जिनका स्टेटमेंट यहाँ पे लिया गया है उनकी साइन होगी, और तीसरा यहाँ पे मजिस्ट्रेट यानी जो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले रहे हैं उनका भी यहाँ पे साइन होगा। और ये मैंडेटरी होता है क्योंकि यहाँ पे शैल लिखा हुआ है ना, शैल एग्जामिन ऑन ओथ। अब ओथ यहाँ पे इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी इंसान मतलब किसी को परेशान करने के लिए यहाँ पे कंप्लेन ना करे, है ना। मतलब अगर कोई किसी भी इंसान को परेशान करने के लिए यहाँ पे कंप्लेन किया जा रहा है तो उसके लिए लायबिलिटी उस कंप्लेनेंट की हो, इसलिए यहाँ पे ऑन ओथ लिया जा रहा है। अब प्रोवाइजो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये न्यूली एडेड है, ठीक है, पहले नहीं था तो अब यहाँ पे ऐड है। तो प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। तो एक हम बहुत ही फेमस एक लैटिन मैगजीन में जो हम पढ़ते हैं हमारे लॉज में, हमारे क्रिमिनल लॉज में ज़्यादातर, उसे कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये लिखा हुआ है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि हर्ड द बोथ साइड, मतलब दोनों साइड को सुनो, चाहे वो अक्यूज्ड हो चाहे विक्टिम हो, है ना, या तो वो क्या कहते हैं डिफेंडेंट हो चाहे प्लेंटिफ हो, मतलब दोनों साइड को सुनकर ही एक मजिस्ट्रेट को, एक कोर्ट को अपना जजमेंट देना चाहिए। तो मतलब उसी का, और ये एक नेचुरल जस्टिस का भी प्रिंसिपल हो जाता है। मतलब अगर एक ही पार्टी को आप सुन के डिसीजन दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि दूसरे के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल जस्टिस का भी प्रिंसिपल हो जाता है। तो उस प्रिंसिपल को पहले हमारे CRPC में नहीं था, लेकिन ये इम्प्लिसिट हम बोल सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हाँ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। बट अब हमारे BNSS में इसको साफ साफ एक्सप्रेसली लिख दिया गया है कि कॉग्निजेंस तब तक किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं लिया जाएगा ऑन द कंप्लेन जब तक कि अक्यूज्ड को ना सुना जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अक्यूज्ड को सुनने की एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी हमारे मजिस्ट्रेट साहब को। अब प्रोवाइजो फर्दर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दैट व्हेन द कंप्लेन इज मेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े कि एग्जामिन करना है ना, ऑन ओथ उनका स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ करना है, उनका एग्जामिन करना है, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, हर चीज़ यहाँ पे ऑन ओथ करना है, मतलब जनरल सेंस में। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रहा है हमारा प्रोवाइजो नंबर 2 कि कंप्लेंट को लिखते हुए मजिस्ट्रेट साहब को कब एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसको, उन कंप्लेनेंट को और उन विटनेसेस को। कब, ए है इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और अ कोर्ट हैज़ मेड द कंप्लेनेंट। मतलब जब कोई जो कंप्लेनेंट है, या तो मतलब जनरल मीनिंग में अगर समझें कि जब कोई कंप्लेन किसी पुलिस ऑफिसर या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है, तब यहाँ पे उनको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि वो मतलब अपने ड्यूटीज़ के
ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हुए ये कंप्लेन यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं ये सत्य है, क्योंकि भाई वो पब्लिक सर्वेंट है ना, तो उनका थोड़ा सा ओहदा तो ऊपर रहेगा ही ऐसे इंडिविजुअल से। और बी यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ़ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212। तो यहाँ पे पहला तो हो गया, जब कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उनका यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्ट उनका जो कंप्लेन है उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा। बी यहाँ पे एक्सेप्शन बताया गया है कि जब मजिस्ट्रेट किसी भी केस को मेक ओवर करते हैं, तो इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि मेक ओवर और कमिटल दो चीज़ें होती हैं। मेक ओवर का मतलब होता है जब कोई सुपीरियर कोर्ट किसी केस को अपने इन्फीरियर कोर्ट में भेजते हैं, आपको अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में भेजते हैं उसको ट्राई करने के लिए, तो ये होता है मेकिंग ओवर। और वही कमिटल जो होता है, जब कोई इन्फीरियर कोर्ट मतलब जब कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट अपने से अपर लेवल के कोर्ट में भेजता है तो उसे कमिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई मजिस्ट्रेट कोई केस को उनके कोर्ट ऑफ सेशन भेज रहे हैं तो वो कमिटल होगा, और जब कोई कोर्ट ऑफ सेशन किसी केस को मजिस्ट्रेट के पास भेज रहे हैं तो वो होता है मेकिंग ओवर। तो हमारा बी वही बोल रहा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट मेक ओवर करते हैं, मतलब मान लो यहाँ पे JMFC हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, और उनको कोई केस ऐसा लग रहा है कि हाँ ये छोटा केस है, पेटी केस है, इसको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, मतलब उनसे जो सब ऑर्डिनेट है मजिस्ट्रेट, वो इनको बढ़िया देख ताक सकते हैं, तो अगर उनके पास वो भेज देते हैं वो केस उठा के, तो उसे ही मेकिंग ओवर कहते हैं। तो अब यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है, वो गया है सबसे पहले जब मजिस्ट्रेट के सामने गया है तो वो उसके बढ़िया मतलब देखे ताकि होंगे ना, कुछ तो उनको फील हुआ होगा कि हाँ इस केस में दम है, तब वो अपने से नीचे भेजे हैं। इसलिए यहाँ पे भी उस पर्सन को, उस कंप्लेनेंट को यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, ऑल्सो दैट इफ़ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर, यानी हम बी के बिहाफ पे इसको पढ़ रहे हैं, ओवर द केस ऑफ अनदर मजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन 212, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट बी री एग्जामिन देम। तो सेम इसका हमको इसके साथ मिला के पढ़ना है कि जब मेक्स ओवर करेगा कोई मजिस्ट्रेट, मतलब करेंगे कोई मजिस्ट्रेट, तो वो सबसे पहले तो कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का एग्जामिन करके वहाँ भेजेंगे। तो जब एक बार उनका एग्जामिनेशन हो चुका है तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास जाके उनको दोबारा एग्जामिनेशन करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, क्योंकि री एग्जामिन करने से सिर्फ वही है कि टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, निकलना वही चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइजो में हमको बताया गया है। अब सब सेक्शन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहे हैं कि आ मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन द कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट फॉर एनी ऑफेंस alleged to have been committed in course of the discharge of his official function or duties unless। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट यहाँ पे फाइल की गई है बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। और खास करके जब वो जो मतलब जिस काम के लिए उनको कंप्लेंट किया गया है पब्लिक सर्वेंट का, खास करके वो तब वो काम हुआ जब वो अपने ड्यूटीज़ का डिस्चार्ज कर रहे थे, मतलब जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में थे। अनलेस कब ले सकते हैं, सच पब्लिक सर्वेंट इज़ गिवन अ अपॉर्चुनिटी। तो सेम वही चीज़ ऑडियो एल्टरम पार्टन जो हमने पढ़ा कि पहले पब्लिक सर्वेंट को सुनो कि क्या आपने ऐसा ऐसा किया है, और किया तो क्यों किया, वही चीज़ कि दोनों पार्टी की सुनो। और दूसरा है कि आ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू द पब्लिक सर्वेंट इज रिसीव्ड। तो मतलब यहाँ पे एक रिपोर्ट होगी जो कि सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट रिसीव की जाएगी। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कोई भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे उनके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 223 का, और ये न्यूली एडेड है, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ, तो ये न्यूली एडेड है, पहले हमारे CRPC में नहीं दिया हुआ था ये। अब आते हैं सेक्शन नंबर 224 में। तो ये बात कर रहा है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। तो हम यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई मजिस्ट्रेट है उनके सामने कोई कंप्लेंट जाती है जिसको लेने के लिए वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे। तो पहला है if the complaint in writing written it for the presentation or to the proper court with an endorsement to that effect। and B यहाँ बोल रहा है if the complaint is not in writing
डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। तो यहाँ पे 224 का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई कंप्लेन किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने जाती है जो कि मजिस्ट्रेट के पास या तो उनके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है ना। ज्यूरिडिक्शन भी कई प्रकार की होती है, हम जानते हैं, पेक्यूनरी होती है, उनका सब्जेक्ट मैटर होता है, ये सब वगैरह वगैरह। मान लो हमने 223 में यही देखा कि ज्यूरिडिक्शन उनके पास होनी चाहिए उस केस से रिगार्डिंग। अब यहाँ पे किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट जा रही है जिनके पास उस केस को ट्रायल करने के लिए और उस केस के खिलाफ कॉग्निजेंस लेने के लिए उनके पास कोई ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कंप्लेन राइटिंग में है, मतलब उनके सामने बढ़िया डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आया है लिख के, तो वो उस कंप्लेन को वापस करेंगे, ठीक है, रिटर्न करेंगे। और ये उनको बोलेंगे, जो कंप्लेनेंट होंगे उनको बोलेंगे कि भाई आप प्रॉपर कोर्ट में जाके इस कंप्लेन को वहाँ पे जाके इंडोर्स करो। और बी है कि जब मान लो कोई कंप्लेन वर्बली बोला गया है, ऐसे ही आके बोल दिया गया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो अगर रिटर्न में नहीं है तो जो मजिस्ट्रेट होंगे वो कंप्लेन को डायरेक्ट करेंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि सर आप जहाँ, मतलब आप यहाँ पर आए हो लेकिन हमारे ज्यूरिडिक्शन में वो चीज़ें नहीं हैं, तो आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, मतलब प्रॉपर मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहाँ पे अपनी कंप्लेन यहाँ पे रिटर्न करिए, मतलब वहाँ पे अपना कंप्लेन फाइल करिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हमारा 224, जो हमारा पहले 201 में था। अब 225 बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। तो ये पोस्टपोन बताया जा रहा है कि देखो क्या होता है, चाहे FIR जब कॉग्निजेंस लिया जाता है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट भी लिया जाए, चाहे वो हम 210 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप मतलब पुरानी क्लासेस में जाके उसको ऑलरेडी वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो जब कॉग्निजेंस लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210, तो या तो पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाता है, या कंप्लेन में लिया जाता है, या तो सो मोटो लेते हैं मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कॉग्निजेंस ले लिया जाता है, कॉग्निजेंस ले लिया और ये सफिशिएंट मीन हो गया है मजिस्ट्रेट साहब को कि हाँ इस केस में दम है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ट्रायल के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो वो इश्यू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें समन या वारंट उस अक्यूज्ड को, जिस पर्सन को कोर्ट में अपीयर होना है, उनको बुलाया जाता है कि आइए जनाब आपके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं, आप आइए, आप अपना डिफेंस दीजिए। तो ये होता है हमारा इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो अब इशू ऑफ प्रोसेस अगर देखा जाए सीधा सीधा, तो हम कंप्लेंट पढ़ रहे हैं, और कंप्लेंट अगर यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन हो गया है कंप्लेनेंट का, विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो गया है, और मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाइड हो गया है कि हाँ यहाँ पे कोई केस हुआ है, तो अगला जो उनका कदम होगा, अगला जो उनका प्रोसीजर होगा, वो क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस ही होगा, है ना, क्योंकि भाई कंप्लेनेंट ने अपना काम कर दिया। आपको अब कॉग्निजेंस लेके सीधा सीधा सा इशू ऑफ प्रोसेस यानी समन या वारंट उस अक्यूज्ड के खिलाफ भेजना है कि आपके खिलाफ यहाँ कंप्लेन हुई है, आप आओ, ये चीज़ है। अब मान लो यहाँ पे इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना है, ठीक है। अब पोस्टपोन क्यों होगा, जब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है या जो कंप्लेन दिया जा रहा है उसमें कोई मतलब उतार चढ़ाव होगा, तभी यहाँ पे इशू ऑफ प्रोसेस की प्रोसीजर तक आएगा नहीं, यानी इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो 225 उसी से रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एनी मजिस्ट्रेट ऑन द रिसीट ऑफ अ कंप्लेन, यानी मजिस्ट्रेट जिनके खिलाफ वो कंप्लेन मतलब कंप्लेन यहाँ पे की गई है, ऑन द रिसीट ऑफ कंप्लेन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच ही अथोराइज टू टेक कॉग्निजेंस और विच हैज़ बीन मेड ओवर अंडर सेक्शन 212, तो वही सेम चीज़, मतलब या तो वो खुद कर रहे हो या तो मेक ओवर कर दिए हों किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को, में इफ ही थिंक्स एंड शैल in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused and either inquire into or case himself or direct an investigation to made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there are sufficient ground for proceedings। तो यहाँ पे सबसे पहले तो या तो उनको sufficient grounds नहीं मिल रहे हैं कि मुझे accused ने ये चीज़ें की भी हैं या नहीं, और accused यहाँ पे reside कर रहा है उस प्लेस, उस मतलब जहाँ पे ये कमीशन हुआ है वहाँ से वो बाहर रह रहा है, बियॉन्ड द एरिया रह रहा है, जहाँ तक मजिस्ट्रेट को मतलब जहाँ तक मजिस्ट्रेट की एक तरफ से बोला जाए कि ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो इशू ऑफ प्रोसेस होगा उसको मजिस्ट्रेट साहब पोस्टपोन कर देंगे, और यहाँ पे इंक्वायरी के लिए या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब फर्दर तो नहीं लेकिन डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को एक डायरेक्शन देंगे कि ये फलाना फलाना एक्यूज्ड है, इनके खिलाफ ये कंप्लेन आया है, और आप जाके मतलब ये इंसान इस जगह पे रह रहा है,
तो आप जाके इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करो और देखो कि मतलब कोई एविडेंस मिलता है कि नहीं, और तब वो डिसाइड करते हैं कि मतलब यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है कि हम इससे रिलेटेड कॉग्निजेंस लें या तो ना लें। तो ये होता है हमारा 225। इसमें इंडेक्स बेस पे आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। प्रोवाइजो नो सेट डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड वेयर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ अ ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो कब जो इन्वेस्टिगेशन का है डायरेक्शन कब मजिस्ट्रेट साहब नहीं दे सकते हैं, तो कब नहीं दे सकते हैं, जब ये मजिस्ट्रेट को ये पता लगता है कि ये जो हमारे सामने केस आया है इसको तो हम मतलब ये तो मेरे जुरिडिक्शन में ही नहीं है, मैं तो इसको ट्राई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये किसके अंडर में आता है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। तो इसको मतलब ये पोस्टपोनमेंट के अलावा मतलब इन्वेस्टिगेशन के अलावा, सॉरी पोस्टपोनमेंट नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अलावा वो कमिटल कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और बी यहाँ पे बोल रहा है वेयर द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय द कोर्ट अनलेस द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस प्रेजेंट ऑन ओथ। और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा कि कंप्लेंट की जो कंप्लेनेंट है उनका कोई यहाँ पे ओथ में एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है, तो फिर आगे क्या ही काम बढ़ाया जाए, है ना। तो अगर ये दोनों चीज़ पाई जाती हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरा बात कर रहा है कि इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, इसमें द मजिस्ट्रेट में इफ़ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। तो इसमें अगर हम देखें कि वो मतलब कंप्लेंट का जो सारा वर्क है, जो सारा प्रोसीजर है वो वगैरह ओथ में ही हो रहा है, बिना ओथ के यहाँ पे मतलब वो चीज़ ना कि मतलब अंधा हो के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली ओथ के द्वारा हो रहा है कि अगर कल को कुछ चल हुआ तो आप इसके लिए लायबल होंगे। तो अगर इंक्वायरी अगर यहाँ पे की जा रही है और मजिस्ट्रेट के सामने कोई विटनेस आते हैं अपना एविडेंस देने के लिए, अपना स्टेटमेंट देने के लिए, तो मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेंगे कि उनसे ऑन ओथ यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह दिलाया जाए, ऑन ओथ उनका एग्जामिनेशन किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे ठीक है कोर्ट ऑफ सेशन, ये भी उतना कुछ खास नहीं है। 3 यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय द पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही शैल हैव फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑल हैव द पावर एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट। तो ये थर्ड यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि इन्वेस्टिगेशन जो पावर्स होती हैं वो मतलब पूरी तरह से पुलिस ऑफिसर के पास होती है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब पुलिस ऑफिसर एट द मोमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो मजिस्ट्रेट किसी और पर्सन को मतलब पुलिस ऑफिसर की जगह किसी और पर्सन को डायरेक्ट कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी और पर्सन को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या अंडर सेक्शन 225 का 1, तो इसमें जो पर्सन वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सारे पावर्स होंगे जो कि एक पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक तरह से हम देखा जाए तो उस इंसान का पीछा कर सकता है, किसी के घर में वो बिना वारंट घुस सकता है, सर्च कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है ना। वो पुलिस ऑफिसर नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें वो कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। बट उसके पास सिर्फ एक ऐसा पावर है जो कि नहीं रहेगा, वो है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये होता है एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आते हैं 226 जो बात करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। तो अभी तक हम पोस्टपोनमेंट कर रहे थे लेकिन डिसमिस नहीं कर रहे थे। अगर मान लो अगर हम इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दौरान अगर ये मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ यहाँ पे सफिशिएंट मीन है, सफिशिएंट कॉजेस यहाँ पे मिले हैं कि हाँ यहाँ पे ऑफेंस तो हुआ है, तो वो क्या करेंगे डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेंगे और फिर अपना आगे ट्रायल बढ़ा देंगे। बट मतलब यहाँ पे हाँ ना वाला है ना, अगर मान लो नहीं हुआ तो डिसमिस करेंगे, अगर हुआ तो ट्रायल करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे जिसमें समन और वारंट जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे डिसमिस हो गया, यानी उनको इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में या फिर एग्जामिनेशन जब कर रहे थे वो कंप्लेनेंट का, तो उनको ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसा केस वगैरह कुछ क्राइम वगैरह हुआ है, तो यहाँ पे कंप्लेन क्या हो जाएगी, डिसमिस, जो कि 203 हमारा CRPC बोलता था और 226 हमारा बोल रहा है हमारा BNSS। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ आफ्टर कंसीडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ़ एनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफ द विटनेसेस, यानी आफ्टर कंसीडरिंग मतलब बढ़िया अच्छा खासा देख ताक के स्टेटमेंट जो कि कंप्लेनेंट के द्वारा या तो विटनेसेस के द्वारा दिया गया है ऑन ओथ अंडर सेक्शन 223, ठीक है, एंड द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 225, या तो 223 के हिसाब से
उनका ऑन ओथ एग्जामिनेशन हुआ है, या तो 225 के हिसाब से उनका बढ़िया इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराया गया है बाय द मजिस्ट्रेट। तो अगर मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में, यानी द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स, यानी अगर मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में मजिस्ट्रेट ऐसा सोचते हैं, उनको ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है कि ऐसा तो यहाँ कोई ग्राउंड ही नहीं है, ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है कि हम कंप्लेन में आगे बढ़ सकें, या तो मतलब उस अक्यूज्ड के खिलाफ कुछ ऐसा कार्य आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मे बी कंप्लेनेंट झूठ बोल सकता है ना, कंप्लेनेंट का कोई रॉन्ग इंटेंशन है, कोई वो फ्रॉड है। अगर ऐसा यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब को लगता है तो वो क्या करेंगे, ही शैल डिसमिस द कंप्लेन, मतलब वो जो कंप्लेन उनके सामने आई है उसको वो डिसमिस कर देंगे। एंड एवरी सच केस ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड हिज रीज़न फॉर रिकॉर्डिंग, एंड वो क्यों डिसमिस कर रहे हैं इसका उनको रीज़न भी देना पड़ेगा इन रिटर्न। मतलब अगर वो आगे बढ़ा रहे हैं तो भी दो, अगर वो डिसमिस कर रहे हैं कंप्लेन को तो उसका पूरा रीज़न ब्यौरा उनको देना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जाए। तो ये हो गया हमारा कंप्लेन का पूरा चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 6। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, और हमारे निजी लाइफ में, निजी ज़िंदगी में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसका वही कि हमारा सीआरपीसी भी याद रखिएगा, 200 से 203 में दिया था। बीएनएसएस में भी याद रखिएगा कि 223 से 226 में बताया गया है। और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो कुछ ही हैं, लाइक जैसे जो कंप्लेंट होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर, ये वर्बली हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, अदरवाइज भी हो सकते हैं। और इसका जो मतलब इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम 2H हमारे सेक्शन 2H में जाके देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस का तो यहाँ कोई मामला ही नहीं आया है, क्योंकि डायरेक्ट केस जो है वो हमारे मजिस्ट्रेट के सामने आया है। और पुलिस रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग मतलब किससे जुड़ा हुआ है, FIR से जुड़ा हुआ है। तो जब FIR ही नहीं है तो पुलिस रिपोर्ट का हैगा। तो 2H में साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा कंप्लेंट है वो पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है, तो इसको सबसे पहले एक्सक्लूड करो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कंप्लेंट का डिसमिसल भी होता है। और अगर कंप्लेंट यहाँ पे अप्रूव हो गया, यानी कंप्लेंट अगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई केस हुआ है, तो वो क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, और कॉग्निजेंस के बाद यहाँ पे इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे, जिसमें उसको जो अक्यूज्ड है, जो अगला पर्सन है, उसको समन या वारंट दिया जाएगा और उसको कोर्ट में अपेयर होने के लिए बोला जाएगा। तो ये आगे की सारी प्रोसीडिंग्स है। इसके अलावा जितने भी की पॉइंट्स थे मैंने आपको आई होप कि बता दिया है। ये ऑन ओथ लिया जाता है, मतलब ये ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो प्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जैसे FIR जो होता है वो ऑन ओथ नहीं लिया जाता है। FIR में हमारा एग्जामिनेशन नहीं होता है ना, विक्टिम का या विक्टिम के रिलेटिव्स का, जो भी होते हैं एग्रीड पार्टी, उनका किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं होता है। बट हमारे कंप्लेंट में ऑन ओथ पे यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है, और बढ़िया एग्जामिनेशन बाकायदा करके जब मजिस्ट्रेट साहब को ये लग जा रहा है कि हाँ यहाँ पे क्राइम हुआ है, तब जाके वो अक्यूज्ड को बुला रहे हैं, और अक्यूज्ड को बुला के यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को सुना जा रहा है। और जब उनको लग रहा है कि यहाँ पे सफिशिएंट मीन है, तब जाके कंप्लेन के खिलाफ यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमको कंप्लेन और FIR में जानना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी मतलब डिफरेंस बेस पे भी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, और प्री तो मान के चलो भाई, प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बस यही है। फिर हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 17 में, जो बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो अब हम आते हैं हमारे इशू ऑफ प्रोसेस में 227 से लेकर 233। अब हमने देख लिया FIR कैसे होती है, कंप्लेंट कैसा होता है। अब यहाँ से हमारा ट्रायल के आगे जो हमारा पूरा एरिया होता है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करते रहिए। एंड आई सजेस्ट यू कि मेरे चैनल में जो भी क्लासेस पढ़ी हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होंगी, बेकार तो होंगी ही नहीं, क्योंकि मतलब BEd के बेस पे ये पूरी क्लासेस ली जा रही हैं, और कीवर्ड्स भी इसमें बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है बताए जा रहे हैं। तो आप एक बार उसको जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मतलब हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता दोनों क्लासेस ऑलरेडी कवर कर लिया है, और ये हमारे BNSS चल रहा है। ट्राई करेंगे कि अगले 7-8 क्लासेस में हम इसको भी पूरा कवर कर लें। और
फ़िलहाल अगर आपको कोई भी कमेंट मतलब कोई भी सजेशन चाहिए, सजेशन क्या ही चाहिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई सजेशन मुझे देना हो, तो इसके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे आके अपना कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर कमिंग हियर, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो, एंड थैंक यू।